नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 58 दिन बच गए हैं। चुनाव से ठीक पहले संकेतों का जो खेल होता है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी राम मंदिर के जरिए स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। मैसेजिंग का खेल विरोधी खेमे यानी इंडिया अलायंस में भी शुरू हो गया है, लेकिन ये जरा दूसरे किस्म का है। इसके बारे में सब बताऊंगा, लेकिन इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर मची खींचतान के बीच बिहार से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। सीट शेयरिंग में हो रही देरी से जेडीयू नाराज है। सीट बंटवारे में देरी का बुरा असर हो सकता है, जेडीयू का यह कहना है। जेडीयू ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू ने बिहार में 17 सीट पर दावा किया। नीतीश को पीएम फेस ना बनाने से भी नाराज है जनता दल यूनाइटेड। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू कांग्रेस के रवैये से नाराज है और कांग्रेस जो देरी कर रही है वो जेडीयू के खेमे को बहुत खल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस पर जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग में हो रही देरी से जेडीयू नाराज बताई जा रही है और सीट बंटवारे में देरी का बुरा असर हो सकता है। जेडीयू ये बात भी कह रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ये बात भी बार बार कह रही है, क्योंकि देखिए, अब आप इस सीक्वेंस को समझिए कि जब इंडिया गठबंधन को नीतीश ने आकार दिया, लेकिन अभी तक संयोजक कौन होगा इंडिया का यह पता नहीं है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा यह पता नहीं है। ये तमाम बातें हैं जो अखर रही हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसले अक्सर लोगों को चौंकाते रहे हैं, लेकिन इस बार चौंकाया है बिहार के वित्त मंत्री और नीतीश के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले विजय कुमार चौधरी ने, जो 2005 से ही नीतीश के साथ है। जेडीयू की बिहार यूनिट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। 2015 में नीतीश के समर्थन और जीतन राम मांझी के विरोध में मंत्री पद को ठोकर मार दी थी। कहने का मतलब यह है कि वो हर कदम पर नीतीश के साथ रहे हैं। पार्टी से जुड़े बड़े मामलों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। जब सीटों के बंटवारे पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं आपको यह दिखाता हूं। पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है। जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्यवार जो पार्टियां जहां जो हैसियत रखती हैं उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। देखिए, विजय कुमार चौधरी ने जो कुछ कहा हमने आपको आगे जस का तस आपके सामने रख दिया। इसमें 3 बातें गौर करने लायक है। हम आपको तीनों के बारे में अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली बात, जनता दल यूनाइटेड ने सीधे सीधे बिना कुछ कहे लोकसभा की कम से कम 17 सीट पर दावा ठोक दिया है। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड ने इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और यह भी जता दिया कि इसका असर ठीक नहीं होगा। तीसरी बात, नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने इंडिया अलायंस का जिक्र करने के लिए उसी इंडी गठबंधन शब्द का प्रयोग किया जिसका इस्तेमाल बीजेपी करती रही है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जेडीयू के ये नाराजगी क्या संकेत दे रही है। प्रकाश, एक बार फिर से देखिए, इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश, लेकिन अभी तक संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, जेडीयू की तरफ से अब एक बार फिर से नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं। जी प्रकाश जी। बिल्कुल, एक बात स्पष्ट है कि जेडीयू की नैया डोल रही है। अब ये किस तरफ जाएगी, किस किनारे पर जाएगी, ये धीरे धीरे पता चलेगा। हवा का रुख किस तरफ है ये भांपा जा रहा है। ये न सिर्फ जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष पर जो बैठे
नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ये सभी भांप रहे हैं, टटोल रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने हैसियत तक की बात कर दी है कि जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के बीच में जो भी अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, उस बातचीत में जो मसौदा सामने आया है वो यह है कि जो जून में जिसकी शुरुआत हुई थी वह घूम फिर कर आज फिर वहीं पर खड़ा है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नीतीश कुमार ये देख रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले सीट शेयरिंग को कब लॉक करते हैं, और लॉक करने से पहले क्या इंडिया गठबंधन से जेडीयू अनलॉक हो जाएगी। ये सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, बातें बढ़ रही हैं, 24 तारीख को हो सकता है कि नीतीश कुमार बड़ी रैली करने वाले हैं कर्पूरी जयंती और शताब्दी समारोह पर, उसमें कुछ बड़ा ऐलान कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि सीट बंटवारे को लेकर या गठबंधन को लेकर कुछ कहें, लेकिन इशारा जरूर कर देंगे, संकेत जरूर कर जाएंगे लोगों के बीच में, जनता के बीच में, कि क्या वो फैसला लेने वाले हैं और हवा का रुख किस तरफ है और उनकी धार किधर जा रही है। जी प्रकाश जी, एक बड़े संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 24 जनवरी बिहार के राजनीति के लिहाज से, जेडीयू के लिहाज से, बिहार के सरकार के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन होगा। बिल्कुल, ये जरूर होगा कि 24 तारीख को जो रैली होनी है पटना में कर्पूरी जयंती के अवसर पर, उस अवसर पर नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसा संकेत जरूर दे देंगे जिससे राजनीति में स्पष्ट बातें आ जाएंगी कि आने वाले समय में जेडीयू का कैडर क्या करेगा और उनके नेता किस तरफ जाएंगे और बातचीत कहां तक खत्म होगी या कहां से नई शुरुआत होगी। जी प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार दे रहे हैं बिहार से। देखिए, सीट शेयरिंग में हो रही देरी से जेडीयू नाराज है, संकेत आना भी शुरू हो गए हैं। सीट बंटवारे में देरी का बुरा असर हो सकता है जेडीयू पर, यह भी जेडीयू के नेता कह रहे हैं। और 24 जनवरी को नीतीश बड़ा संकेत दे सकते हैं, 24 जनवरी को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान क्या होगा, इसके लिए 24 का इंतजार करना होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीति के जानकारों, और या यूं कहें कि इसके अलावा कांग्रेस की धड़कनें भी बढ़ा जरूर दी है। नीतीश के साथी ने इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहा, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विजय कुमार चौधरी ने इंडिया अलायंस को अगर एक बार इंडी गठबंधन कहा होता तो माना जा सकता था कि जुबान फिसल गई। लेकिन उन्होंने एक सवाल के जवाब में इंडी गठबंधन शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया, और वो भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए किया, जिस पर बिहार में बड़ा पेंच फंसा दिखाई दे रहा है। अब इसे आंकड़ों से समझिए। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इनमें से 17 सीट पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस ने 10 सीट पर दावा किया है, वो इसे कम पर मानने को तैयार नहीं दिख रही। सीपीआई एमएल ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। सीपीआई ने भी कह दिया है कि वो बेगूसराय, मधुबनी और बांका यानी 3 सीट नहीं छोड़ने वाली है। सीटों पर इन दावेदारियों का कुल योग होता है 35। तो सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से 5 सीट पर लड़ने को तैयार हो जाएगी। आरजेडी ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रही है। लेकिन यह मुद्दा आज न कल बड़े विवाद की वजह बन सकता है, इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। बिहार में जब महागठबंधन बना है तो ऐसे में आरजेडी और जेडीयू पहली बार जो है सो लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कई ऐसे सीट हैं जिस पर कि कांग्रेस भी दावा कर रही है, आरजेडी भी दावा कर रही है, जेडीयू भी दावा कर रही है। तो अब सिवान सीट को लेकर के भी देखिए माले डिमांड कर रहा है, और सिवान सीट परंपरागत सीट रहा है आरजेडी का। तो ऐसे में वह जो उहापोह की स्थिति बनी है, और अभी सिवान में जेडीयू का सिटिंग एमपी है, तो ऐसे में कुछ भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। और यह झोल झाल कितने दिन चलेगा, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, नीतीश कुमार की मुश्किल यह है कि उनकी सत्ता आरजेडी के भरोसे चल रही है। वो जानते हैं कि सीटों के मसले पर आरजेडी से रार मुंह लेना उन्हें भारी पड़ सकता है, इसलिए सीटों के मसले पर वो खुद काफी संजीदगी से बोल रहे हैं।
सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कर। 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 नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा समय पर हो जाएगा, लेकिन उनके सबसे करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी इंडिया अलायंस के सबसे बड़े प्लेयर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या जेडीयू इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल नीतीश ने इंडिया अलायंस से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। यह मानकर चल रहे थे कि नीतीश को इंडिया अलायंस का पीएम फेस घोषित किया जा सकता है। अगर पीएम फेस नहीं तो कम से कम संयोजक तो बना ही दिया जाएगा। लेकिन गठबंधन की 4 बैठक गुजर गई, नीतीश का नाम किसी ने नहीं लिया। यह सच है कि नीतीश ने अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को लेकर खुद कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले भी वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, आरजेडी वाले वही कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। जब सब लोग कह रहे हैं तो अनुभवी लोग को न प्रधानमंत्री का और उनका पूरा देश में छवि है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब तक तो ये लोग इस बात पर निर्णय लिए नहीं है, तो निर्णय जब नहीं लिए हैं तो इसका तो फायदा किसी न किसी को होगा। देखिए, नीतीश के मंत्री किसी दूसरे को फायदे की बात कह रहे हैं। क्या वो दूसरा बीजेपी है? ललन सिंह के हाथ से पार्टी की कमान लेने के बाद नीतीश फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। जेडीयू को इंडिया अलायंस से मायूसी ही मिली, इसलिए चर्चा इस बात की भी है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये नीतीश को क्यों सूट करेगा? इसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों से जरा समझिए, तस्वीर साफ होगी। देखिए, 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी बिहार की 30 सीट पर लड़ी थी और 22 पर जीत गई थी। जेडीयू 38 सीट पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीट पर जीती थी। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने साथ साथ लड़ा। तब बीजेपी 17 सीट पर लड़ी थी और उसने अपनी सारी सीटें जीत ली थी। जेडीयू भी 17 सीट पर लड़ी थी और इनमें से 16 सीट पर जीत गई थी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े तो नीतीश को फायदा हुआ। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। चुनाव की रणनीति बना रही जेडीयू यह आंकड़ा जरूर देख रही होगी। वैसे भी नीतीश का बीजेपी से पुराना और भरोसे वाला रिश्ता रहा है। नीतीश अगर एक बार फिर एनडीए की तरफ मुड़ते हैं तो उनकी पार्टी के नेताओं को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और ऐसा हो जाए तो किसी को हैरानी भी नहीं होगी। इसकी 2 वजह है। पहली ये कि नीतीश की पार्टी के सारे विधायक और सांसद वो एनडीए में रहते हुए जीते थे। दूसरी वजह ये कि राम के नाम पर जेडीयू और आरजेडी के बीच दंगल शुरू हो चुका है और जेडीयू के नेता आरजेडी पर हमलावर भी है। इस तरह के विधायक, मंत्री, तमाम लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि विवाद उत्पन्न हो रहा है। आपको लग रहा है कि इसका नुकसान होगा? ऐसे नेताओं के साथ क्या होगा? जनता इनको जूता का माला पहनाएगी, मुझे उम्मीद है। जनता के बीच में जाएंगे चंद्रशेखर जी तो हमारे हिसाब से तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देनी चाहिए विथ इमीडिएट इफेक्ट। नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है? उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया। आप लोग पीएम फेस की बात कर रहे थे, लेकिन राजनीति में कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, लालू जी ये काम करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछड़ों के बेटा हैं, वो गाली दिलवा रहे हैं लालू यादव, चंद्रशेखर यादव हों या किसी से। देश का दुर्भाग्य है कि लालू यादव इस ढंग का कृतित्व, तेजस्वी यादव इस ढंग का कृतित्व अपने मंत्रियों से करवा रहे हैं। इंडी गठबंधन के कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक कहा था, और जिन लोगों को नहीं जाना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं। भगवान राम और अयोध्या को लेकर जो बीजेपी इंडिया अलायंस के हर पार्टनर पर हमले कर रही है, उसी के बड़े नेता नीतीश पर पर्सनल अटैक से बच रहे हैं, उन्हें राम के वंश का बता रहे हैं। इसके संकेत समझे जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर जेडीयू से जुड़े तो उनकी विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों में होगी। लेकिन नीतीश के आगे समस्या दूसरी है। उनके आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर इंडिया अलायंस में रहते हुए चुनाव में नीतीश की पार्टी का प्रदर्शन बिगड़ता है तो उनकी बार्गेनिंग पावर घटेगी और नीतीश पर सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंपने का दबाव बढ़ेगा।
दूसरी तरफ वो एनडीए से हाथ मिलाकर अगर चुनाव में परफॉर्मेंस सुधार भी लेते हैं तो केंद्र में 2-4 मंत्री पद से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है जिसमें नीतीश को बीजेपी के साथ का फायदा मिल सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और किसी दौर में नीतीश के सबसे भरोसेमंद साथी रहे जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश 14 जनवरी के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये रहा नियत कि समय समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। आज जो परिस्थिति उनके सामने आई है, हम समझते हैं कि न तो उनको राजद में कोई पैठ है और न एनडीए में है। अभी हाल में हमने सुना है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम के घर पर गए थे, जो डिप्टी सीएम उनसे नहीं मिले। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। 14 दिन तारीख के बाद, खरमास के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्ती हो या दुश्मनी, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता। लिहाजा यह सवाल बरकरार है कि क्या नीतीश के मंत्री ने इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस यूं ही कह दिया, या नीतीश अपने फैसले से एक बार फिर सबको हैरान करने वाले हैं। देखिए, सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं है। वक्त और हालात के हिसाब से दुश्मनी और दोस्ती में बदलाव आ जाता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। हर किसी के मन में सवाल है कि मायावती आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगी। क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्या ओवैसी की पार्टी के साथ जाएंगी, या फिर अंतिम वक्त में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो जाएगी। मायावती उत्तर प्रदेश की ताकतवर नेता है। सीटों के लिहाज से देखें तो उनकी ये ताकत आपको कब लगेगी, लेकिन जब वोट प्रतिशत पर नजर जाएगी तो मायावती इस हद तक दिखाई देंगी कि वो चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकती है। मैंने कल ही आपको बताया था कि 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर वो चुनावी पत्ते खोल सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मायावती को मनाने के लिए पूरी तरह से जोर लगा दिया है। इसी को लेकर आज की बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की एसपी की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर सुझाव दिया गया। बीएसपी को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्लान तैयार किया। अब सोचिए, बीएसपी को लेकर सपा सुझाव दे रही है। गठबंधन में बीएसपी को शामिल कराने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी भी अब यह चाह रही है। बीएसपी को 25 से 30 सीट देने का प्लान है। सूत्र, अगर बीएसपी यानी मायावती अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, खुद ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी को भी सीट देना चाहती है समाजवादी पार्टी 20 से 25, और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग पर सुझाव भी दिया। मैं एक बार फिर से साफ कर देता हूं कि मायावती ने अभी तक गठबंधन में शामिल होने पर कोई भी फैसला नहीं किया है। हां, यह सच है कि ऐसे फैसले मायावती चुनाव से ठीक पहले लेती हैं, या यह कह सकते हैं कि आखिरी वक्त में लेती हैं। इसके लिए आपको पिछले लोकसभा चुनाव की कुछ खास बातें बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा। आज से ठीक लगभग 5 साल पहले 12 जनवरी 2019 को अखिलेश यादव और मायावती लखनऊ के एक होटल में पहुंचे थे। इसी 5 सितारा होटल में दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया था। सीट शेयरिंग का ऐलान भी इसी दिन कर दिया गया था और सब हैरान रह गए थे। यहां से एक बात तो साफ हो गई कि मायावती गठबंधन का ऐलान तब नहीं करती है जब तक हर चीज का पर वो सहमत नहीं हो जाती। 2019 में भी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो हर चीज के दुरुस्त होने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी। अब मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को लेकर जो प्लान तैयार किया है तो उसमें किसे कितनी सीट देने की बात है। एक खबर लखनऊ से मेरे सहयोगी वीरेश पांडे ने दी है। बड़ी खबर, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी रोचक खबर। देखिए, इस फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखा है। एसपी खुद 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाती है तो उसके सामने 25 से 30 सीट का प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के खाते में 10 सीट जा सकती है और आरएलडी को 5 सीट का पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है।
जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने यह आंकड़ा विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यह कह सकती है कि यूपी में अभी भी वो किसी भी विपक्षी पार्टी के मुकाबले ज्यादा पकड़ रखती है। लेकिन दूसरी तरफ मायावती ये कह सकती हैं, दावा कर सकती हैं कि जब 2019 में गठबंधन हुआ था तो वो समाजवादी पार्टी के मुकाबले 2 गुनी सीट पाई थी, और ऐसे में बसपा का दावा मजबूत होता है और भाजपा को रोकने के लिए वो दीवार बन सकती हैं और जमीन पर उनकी पकड़ किसी भी विपक्षी पार्टी से ज्यादा है। देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव इसका गवाह है कि गठबंधन का फायदा मायावती बेहतर तरीके से उठाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी खुद ज्यादा सीट पर लड़ने की जिद करेगी तो यह गठबंधन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मायावती समाजवादी पार्टी से कम सीटों पर मान जाएंगी ऐसा लगता नहीं है। हां, यह जरूर है कि दोनों दल बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने पर समझौता कर सकते हैं, यानी ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई। पिछले गठबंधन में भी यही हुआ था। असली पेंच जो है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में कौन कितनी सीटें लड़ेगा। जाहिर है जिस तरह के नतीजे 2019 में आए थे उसमें सबसे ज़्यादा सांसद बहुजन समाज पार्टी के थे, तो मायावती जी ज़्यादा सीटें मांगेंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी के पास ज़्यादा सीटें थी, ज़्यादा वोट बैंक था, तो वो उतनी सीटें मायावती जी के हिसाब से देंगे कि नहीं देंगे। मुझे लगता है कोई ऐसा बीच का फार्मूला निकलेगा कि जिससे ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लड़े, बाकी जो बची सीटों पर कांग्रेस और आरएलडी और लड़े। देखिए, मायावती अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो सीट शेयरिंग को सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूपी से इंडिया गठबंधन में कुछ और भी दल हैं जो एक एक सीट अपने हिस्से में चाहते हैं। इनके बारे में मैं आपको जल्दी से बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें पहले नंबर पर जेडीयू है, जो यूपी की किसी एक सीट से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। माना जा रहा है कि जौनपुर सीट से धनंजय सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हो सकते हैं। धनंजय सिंह जौनपुर सीट से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, 2009 में बीएसपी के टिकट पर सांसद भी बने थे। इसी तरह एक सीट नगीना है, जहां से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और एक प्रत्याशी अपना दल कमेरावादी का भी हो सकता है। पल्लवी पटेल को किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है जहां कुर्मी वोटर की आबादी ठीक ठाक हो। इन तीनों नेताओं के लिए कौन कौन अपने हिस्से की सीट देगा, यह भी सीट शेयरिंग की फाइनल मुहर के साथ साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव पिछले 4 दिनों से पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि समाजवादी पार्टी कम से कम 20 ऐसी सीटों पर तेजी से काम कर रही है जहां पार्टी को हर कीमत में चुनाव लड़ना है। इसके लिए प्रत्याशी भी फाइनल किए जा रहे हैं। आज जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बताया कि सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द तस्वीर सामने आ जाएगी। कांग्रेस की जो नेशनल अलायंस थी उसके साथ मीटिंग हुई है, उसमें प्रोफेसर साहब मौजूद थे। क्या कुछ अभी सीट शेयरिंग पे क्या बात निकल पे आई है, बीएसपी पे क्या फोकस रहेगा? मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। 9 जनवरी को जब दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी की बैठक हुई तब बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। मुझे पता चला कि कांग्रेस की तरफ से बैठक में मायावती का नाम लिया गया और यह कहा गया कि मायावती को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते अब बैठक की तारीख 12 जनवरी तय की गई है, यानी कल जब दिल्ली में दोनों पार्टियों के नेता सीट शेयरिंग को लेकर बैठक करेंगे तो बीएसपी के हिसाब से भी सीटों पर चर्चा की जाएगी। और कुछ देर पहले मैंने सीट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला आपको बताया था, उसी फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता दिल्ली जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मायावती गठबंधन में शामिल होने के लिए कितनी तैयार होगी। मायावती जी को अभी जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल असेसमेंट है वो समझ आने लगा है कि अगर वो अकेले लड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए वो भी नरम हो रहे हैं और अखिलेश जी भी इसके लिए थोड़ा सा नरम हो रहे हैं। अगर दोनों मिल जाएं जैसे पिछली बार किया गया था तो 15 सीटें हासिल हो गई थी, 10 सीटें कम कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वही कोशिश की जाएगी। और अगर दोनों लोग अलग अलग लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगी ये लड़ाई। लेकिन मायावती जी को तय करना है कि क्या वो प्री पोल अलायंस में जाना चाहती है। कल भले ही दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो जाए, लेकिन मायावती जब तक अपने पत्ते नहीं खोलती हैं तब तक
इस बैठक का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की नजर भी 15 जनवरी की तारीख पर है, जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। हालांकि उनके दिमाग में यह बात जरूर होगी कि अगर यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी के सामने एक मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, यानी मुकाबला 1 to 1 का बनाया जाए, तो सभी दलों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, जो अकेले लड़ने पर शायद नहीं। वोट जो होता है, जो मान लीजिए 3 पार्टियां, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी का समझौता हो जाता है और एक उम्मीदवार लड़ता है बीजेपी के मुकाबले, तो क्या जिस पार्टी का उम्मीदवार है उसके अलावा जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनका वोट क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको? ये बड़ा सवाल है। अगर सबका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है तब तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी। अगर वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है तो फिर ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के हाव भाव को देखकर लगता है कि वो मायावती को लेकर पॉजिटिव है। कांग्रेस का रुख भी कुछ ऐसा ही है। दोनों ही दलों का मायावती की हां का इंतजार है। बहुत से लोग मानते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला कर सकती है, क्योंकि अकेले लड़कर नतीजे कैसे आते हैं इसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखा है। वैसे भी अब बीएसपी की बागडोर आने वाले दिनों में आकाश आनंद के हाथों में आने वाली है। ऐसे में मायावती नहीं चाहेंगी कि बीएसपी का जो जनाधार बचा है उसमें और ज्यादा कटौती हो। हालांकि कई लोग अब भी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मायावती किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। कुल मिलाकर यह फैसला मायावती को करना है कि बीएसपी का भविष्य किस दिशा में ज्यादा सुरक्षित है। जब से मायावती ने पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद के नाम का ऐलान किया, तब से ही बीएसपी बदली बदली दिखाई दे रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद नई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस प्लान के बारे में मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। वो जानकारी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। बीएसपी ने वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से जुड़ने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी हुआ है, जिस पर सिर्फ मिस कॉल करनी है। मिस कॉल करने के बाद बीएसपी का फॉर्म उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। आज ही पार्टी ने यह मोबाइल नंबर जारी किया और एक दिन में करीब 1 लाख मिस कॉल आ गई। इस फॉर्म में पार्टी से जुड़ने वाले व्यक्ति के बारे में अहम जानकारियां मांगी गई है। पार्टी से जुड़ने वाला व्यक्ति फॉर्म में अपने वोटर आईडी कार्ड के बारे में बताएगा। वोटर आई कार्ड से उसके लोकेशन और उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद पार्टी से जुड़ने वाले लोगों को अलग अलग टास्क देने की तैयारी है। यह अभियान खास तौर पर युवा वोटर्स के लिए शुरू किया गया है, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है। यानी जो नए वोटर हैं, इन सभी लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। अब तक देखा गया है कि बीएसपी सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर चलती है, लेकिन अब दौर बदल रहा है। भारत की बात में आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बीएसपी इस नए प्लान पर काम कर रही है और 15 जनवरी वो तारीख होगी जब बीएसपी नए स्वरूप में दिखाई देगी।